जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। एडुटेरिया बीएसएससी प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे और इसके पहले 13 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। तो अगर पीछे का प्रैक्टिस सेट नहीं देखें तो सभी लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सो है ना सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा, तभी जो है ना क्लास का आपको 100% जो है ना फायदा मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का जो है ना कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीसीथेमिया इनमें से किससे संबंधित बीमारी है, बताइए। कह रहा है कि पॉलीसीथेमिया इनमें से किससे संबंधित बीमारी है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रक्त कोशिका से। किससे है, तो लाल रक्त कोशिका से है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पॉलीसिथेमिया जो है ना आरबीसी से संबंधित एक बीमारी है और यह शरीर में आरबीसी की संख्या में वृद्धि को क्या करता है, संदर्भित करता है, जिसके कारण रक्त गाढ़ा हो जाता है और इसके परिणाम स्वरूप रक्त के थक्का जैसी अन्य समस्याओं का क्या होता है, खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए। जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं, कैसे होते हैं, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, हमेशा नग्न होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा नग्न होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जिम्नोस्पर्म इनिशिएशन से पहले और बाद में उनके बीजांड स्वतंत्र रूप से जो है ना खुले रहते हैं। ठीक है, और ये किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं। ठीक है, और इनसे बनने वाले बीजों में बीज आवरण क्या होता है, का अभाव होता है। ठीक है, अतः अंडाशय की दीवार और बीज आवरण के अभाव के कारण इनके बीज क्या होते हैं, तो नग्न होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है इनमें से कौन वायुजनित रोग है, बताइए। कह रहा है कौन जो है ना वायुजनित रोग है, बताइए कौन है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो ए, खसरा है। क्या है, तो खसरा है। ठीक है, तो वायुजनित रोग जो है ना वायु संचरण द्वारा फैलने वाला क्या है, एक संक्रमण है। और चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, खसरा, चेचक, काली खांसी आदि क्या है, इस प्रकार का जो रोग है ना, इसका क्या है, तो वायुजनित रोग है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, बताइए। यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए। कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो देखिए इसमें थायमीन है, राइबोफ्लेविन है, और क्या है, तो ये जो है ना एक फॉलिक एसिड है, और क्या है, तो एस्कॉर्बिक जो है ना, एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है। ठीक है, याद रखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो सी, केवल 4 जो है ना नहीं है। ठीक है, तो थायमीन, राइबोफ्लेविन, फॉलिक एसिड क्या है, तो बी कॉम्प्लेक्स का जो है ना सदस्य है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, तो नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन है याद रखिए ना। बी कॉम्प्लेक्स जल में क्या होता है, घुलनशील जो है ना होते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, बी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जैसे क्या है, जैसे में क्या है, थायमीन है जिसको विटामिन B1 बोलते हैं, राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 बोलते हैं, नियासिन है विटामिन B3 बोलते हैं, पेंटोथोनिक अम्ल विटामिन B5 बोलते हैं, और पैराडॉक्सिन क्या है, विटामिन B6 को बोलते हैं। ये सब क्या है, तो बी कॉम्प्लेक्स का जो है सदस्य है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जो है ना एस्कॉर्बिक एसिड क्या है, तो नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल 4 जो है ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करा निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का जो है ना कार्य है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी आंत का जो है ना कार्य है, बताइए कौन है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल का अवशोषण है। क्या है, तो जल का अवशोषण क्या है, तो बड़ी आंत का जो है ना कार्य है। ठीक है, याद रखिएगा कि बड़ी आंत जो है ना पाचन तंत्र का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका मुख्य कार्य पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, बताइए। श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज का क्या है, ऑक्सीकरण होता है। तो श्वसन के दौरान मानव शरीर में क्या होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे करेनिन में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है, बताइए। करेनिन में से कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है, बताइए क्या होगा। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश तरंग। क्या होगा, तो प्रकाश तरंग। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, बताइए। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिक्रिया है। क्या है, तो प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसमें बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में क्या होता है, प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, बताइए। पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के बीच संसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। ये भी क्या होता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, क्योंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का क्या करता है, प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंद जो है तथा पारे में कण क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विद्युत धारा मापने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए।
विद्युत धारा मापने में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एमीटर का जो है ना प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? बताइए, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्त से है। किसे? प्रदीप्त से है। ठीक है, तो याद रखिए कि लैम्बर्ट का जो है ना कोइजा नियम प्रकाश की प्रदीप्त से संबंधित है और प्रकाशिकी में लैम्बर्ट के कोइजा नियम के अनुसार किसी लैम्बर्ट तल की विकृत जो है ना ऊर्जा की तीव्रता का प्रेक्षित मान उस तल के लंबवत रेखा तथा प्रेक्षक की दृष्टि रेखा के बीच क्या होता है कि कोण के कोजमा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पॉलीकॉट इनमें से किसका मिश्रण है? बताइए, पॉलीकॉट इनमें से किसका मिश्रण है? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलिस्टर तथा किसका है? तो कपास का है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया जो है ना क्या कहलाता है? बताइए, जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मृदुकरण होता है। क्या था? मृदुकरण कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मृदुकरण कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिए कि जिस जल में साबुन घुलने पर जो है ना झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। ठीक है, तो मृदु जल किसे कहते हैं? तो जिस जल में साबुन घुलने पर झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं, तथा जिसमें साबुन नहीं घुलता है अथवा झाग नहीं होता है उसे कठोर जल कहते हैं। ठीक है, और जल की कठोरता उसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवणों जैसे बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट की अधिक मात्रा में क्या उपस्थिति कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है। क्या होता है? बताइए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक क्या होता है? बताइए। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक ऑन नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लिक ऑन नहीं है? बताइए, कौन नहीं है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है? बताइए, निम्न में से कौन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? तो फ्लोरीन है। क्या है? तो फ्लोरीन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक के इलेक्ट्रॉन ह्रास को प्रदर्शित करता है। फ्लोरीन प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट है। ठीक है, और फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। इसकी वैद्युत ऋणात्मकता जो है ना अन्य तत्वों की क्या अपेक्षा क्या होती है? सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण जो है ना कैसा होता है? बताइए, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दिक्पात कोण होता है। क्या होता है? दिक्पात कोण होता है। ठीक है, याद रखिए किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या होता है? चुंबकीय दिक्पात कोण कहलाता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? बताइए, पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? बताइए, क्या होगा? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना। ठीक है, तो पहिए में बॉल बेरिंग का क्या कार्य है? तो गतिज घर्षण को रोलिंग घर्षण में बदलना। नेक्स्ट है कर अधिकतम जैविक क्षति निम्न में से किससे होती है? बताइए, अधिकतम जैविक क्षति निम्न में से किससे होती है? बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। क्या होगा? गामा किरणें। ठीक है, तो याद रखिए अधिकतम जैविक क्षति गामा किरणों द्वारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। ठीक है, क्योंकि आवृत्ति में सबसे ज़्यादा होने के कारण आवृत्ति में सबसे ज़्यादा होने कारण इसकी ऊर्जा जो है समस्त विकिरण में क्या सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और गामा किरणें शरीर में उत्परिवर्तन करते हुए कैंसर एवं ट्यूमर जैसे रोगों को जन्म देता है, परंतु इसका प्रयोग करते हुए कैंसर की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव निम्न में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया गया था? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति प्रचारक शंकरदेव में निम्न में से प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? बताइए, क्या होगा? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, असमिया। क्या होगा? तो असमिया होगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है चोल राजा राजेंद्र ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? बताइए। कह रहा है चोल राजा राजेंद्र ने निम्न में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी? बताइए, कौन सा उपाधि धारण नहीं किया था? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, त्यांग समुद्र जो है ना ये धारण नहीं किया था, लेकिन मुंडी कोंडा धारण किया था, पंडित चोल धारण किया था, गंगईकोंड जो है ना धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो त्यांग समुद्र की उपाधि जो है ना विक्रम चोल ने धारण की। कौन किया था? विक्रम चोल ने धारण किया था। और से सभी जो उपाधियां हैं ना मुंडी कोंड, पंडित चोल और गंगईकोंड, ये सभी जो है ना चोल राजा राजेंद्र ने जो है ना धारण किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों उनके लेखकों के साथ जो है ना मिलान करें। बताइए, कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? बताइए, कवि राजमार्ग साहित्य के लेखक कौन है? तो कौन है? अमोघ वर्ष है। कौन है? अमोघ वर्ष है। ठीक है, आदि पुराण साहित्य के लेखक कौन है? बताइए,
आदि पुराण साहित्य के लेखक कौन है? तो जिनसेन है। कौन है? जिनसेन है। ठीक है, जिनसेन है। ठीक है, नेक्स्ट है गणित सार संग्रह साहित्य के लेखक कौन है? बताइए। गणित सार साहित्य संग्रह के लेखक कौन है? बताइए। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? महावीराचार्य है। कौन है? महावीराचार्य है। ठीक है, अमुक वृद्धि के लेखक कौन है? तो संकटायन है। क्या है? संकटायन है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। क्या होगा? तो 3 4 1 2। चलिए आगे देखिए। आगे करा कि प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? बताइए। प्राचीन काल में निम्न में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? बताइए कौन था? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खारवेल था। कौन था? खारवेल था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में जो है निर्धारित किया गया था? बताइए। कह रहा है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/3 भाग निर्धारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? बताइए। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसका कथन है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक का है। किसका है? तो जॉन लॉक का है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? बताइए कौन सा है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? सबसे पुराना है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? तो बृहदारण्यक के जो है उपनिषद क्या है? सबसे पुराना है। ठीक है, और याद रखें उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? याद रखें उपनिषद की संख्या मूल रूप से जो है ना कितना 108 होता है। ठीक है, जो अनुष्ठान परिधान तथा त्वप्त मीमांसा से क्या है? संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। 1857 की क्रांति में मध्यम वर्ग के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, पहला कह रहा है इसने 1857 का विद्रोह का समर्थन किया था, ये क्या है? तो सही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसने 1857 का विद्रोह का समर्थन नहीं किया था, ये क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, तो याद रखिए कि 1857 का विद्रोह देश के मुख्य रूप से जो है ना उत्तर तथा जो है ना मध्य हिस्सों में फैला था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह देश के मुख्य रूप से उत्तर तथा मध्य हिस्सों में फैला था, जिसमें भारत के मध्यम वर्ग के समूह का जो है इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए, पहला कह रहा है तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी सरकार द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि समिति के सदस्य नहीं थे, ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसके जो सदस्य थे ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे थे। यहाँ पे जो महात्मा गांधी जो थे ना, सरकार द्वारा नियुक्त चंपारण कृषि के समिति के क्या थे? सदस्य थे। ठीक है, यहाँ पे नहीं जो है ना, इसलिए नहीं है, इसलिए क्या है? गलत है। ठीक है, आगे रहा महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला संविधान अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ये भी क्या है? तो सही है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी क्या है? इसमें सही नहीं है, तो बी क्या होगा? गलत है। ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। यहाँ पे सही नहीं पूछा है, बताइए कौन नहीं है? कह रहा है अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो कह रहा है कि अलीपुर षड्यंत्र के बारे में इससे अनुशीलन समिति का अंत हो गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसे अलीपुर षड्यंत्र के बारे में कह रहा है ना कि अलीपुर षड्यंत्र केस के बारे में कह रहा है, इससे अनुशीलन समिति का अंत हो गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और इस मामले में चित्तरंजन दास द्वारा अरविंदो घोष का बचाव किया गया था। बिल्कुल क्या है? तो सही है। और इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना था। ये भी क्या है? तो सही है। तो ए, बी और सी क्या है? बिल्कुल सही है। तीनों क्या है? सही है। इसमें कोई भी कथन क्या है? गलत नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। बताइए। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। बताइए, वुड डिस्पैच कब हुआ था? बताइए, वुड डिस्पैच कब आया था? ये हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, हिंदू कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो हिंदी कॉलेज का स्थापना हुआ था 1817 में। हिंदू कॉलेज का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है एडम रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था? एडम रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1835 में हुआ था। कब हुआ था? 1835 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था 1857 में। कब? 1857 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा। पहले 2 3 1 4, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 3 1 4। तो वुड डिस्पैच बोलेगा 1854, हिंदू कॉलेज का स्थापना 1817, एडम रिपोर्ट बोला 1835 और कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना बोला 1857 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कर रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, क्या है? बताइए। रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है, क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पुनरुत्थनवादी है। क्या है? पुनरुत्थनवादी है। ठीक है,
तो अविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग क्या है? तो पुनरुत्थानवादी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इनमें से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? बताइए। कह रहा है इनमें से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? बताइए कौन नहीं था? बताइए क्या होगा? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल थे, कि गोपाल कृष्ण गोखले थे, अब्दुल रहीम थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? बताइए। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। तो याद रखिए कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण ने जेल से भागकर जो है ना भूमिगत होकर लड़ाई लड़े थे, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी वरिष्ठ नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसापल्ली के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कर रहा है सर्वोच्चता की नीति इनमें से किसने दिया था? बताइए। सर्वोच्चता की नीति इनमें से किसने दिया था? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया था। कौन दिया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स दिया था, ठीक है। आगे कह रहा है काला शोक किस राजवंश से संबंधित है? बताइए। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या शिशुनाग वंश से जो है ना, शिशुनाग से क्या था? संबंधित था, ठीक है। तो काला शोक जो है ना मगध के क्षेत्र में शिशुनाग वंश से क्या था? संबंधित था। और काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का जो है ना आयोजन कहाँ किया गया था? वैशाली में किया गया था, ठीक है। और याद रखिए कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और हरे वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? बिंबिसार था। और सतवाहन वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था? सिमुक था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? बताइए। कह रहा है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 20वां भाग होना आवश्यक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य का जो है ना 20वां भाग होना क्या है? तो आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का जो है ना कर्तव्य नहीं है? बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है? बताइए कौन नहीं है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला है निर्वाचन की तिथि जारी करना, ये निर्वाचन आयोग का काम है। और नेक्स्ट है चुनावों का पर्यवेक्षण करना, निर्वाचन आयोग का काम है। लेकिन स्थानीय चुनाव कराना ये क्या है? तो ये निर्वाचन आयोग का जो है ना काम नहीं है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है, ठीक है। और नेक्स्ट नियंत्रण और चुनाव संचालन करना, ये भी क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयोग का क्या है? तो काम है, ठीक है, मतलब निर्वाचन आयोग का काम है, भारत निर्वाचन आयोग का काम है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो भारत निर्वाचन आयोग का जो है ना कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ए और बी और डी क्या है? तो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे याद रखें कि स्थानीय चुनाव करवाना जो है ना भारत निर्वाचन आयोग का काम नहीं होता है। स्थानीय निकाय और नगर पालिका का चुनाव कराने का जो दायित्व होता है राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है, ठीक है, याद रखिए। इसलिए क्या है? सी क्या है? तो गलत है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 जो है ना किससे संबंधित है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति पद की जो है ना शर्तें संबंधित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 क्या है? तो राष्ट्रपति पद की क्या है? शर्तें से जो है ना संबंधित है, ठीक है। और याद रखें कि संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से जो है ना 78 तक संघ की जो है कार्यपालिका का क्या है? तो वर्णन किया गया है, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी क्या होते हैं? शामिल होते हैं, ठीक है। और भारत का प्रथम बोलेगा तो व्यक्ति कौन होता है? नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ना देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? बताइए। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। मधुबनी चित्रकला बोलेगा तो बिहार का है। पटचित्र बोलेगा तो उड़ीसा का है। पिथौरा बोलेगा तो गुजरात और मध्य प्रदेश का है। कलमकारी बोलेगा तो आंध्र प्रदेश का है। काली घाटी चित्रकला बोलेगा तो पश्चिम बंगाल का है। और चिकनकारी बोलेगा तो उत्तर प्रदेश का है। तंजौर बोलेगा चित्रकला कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। फुलवारी बोलेगा तो कहाँ का है? पंजाब का है। और वारली बोलेगा तो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा समितियों और नेताओं को इनमें से जो है ना कौन सा युग्म गलत है? बताइए। कह रहा है संविधान सभा की समितियों और नेताओं का इनमें से कौन सा युग्म गलत है? बताइए। इसमें एक गलत दिया गया है, बताइए कौन सा गलत है। तो देखिए पहला है नियमावली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी मावलंकर थे। ये क्या है? तो गलत है। पहला ही क्या है? गलत है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
याद रखिए नियमावली समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और राष्ट्र समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, बिल्कुल क्या है तो सही है। और मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये भी क्या है तो बिल्कुल सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए क्या है तो गलत है। तो नियमावली समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, ना कि जीवी मावलंकर थे। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से क्या है तो संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची दल बदल से क्या है संबंधित है, बताइए। नहीं क्या होगा, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है तो 10वीं अनुसूची से क्या है संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिए कि संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल से क्या है संबंधित है। और याद रखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जो है ना 10वीं अनुसूची को जो है शामिल किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है सूची 1 सूची 2 को जो है ना मिलान करना है, बताइए। समलवन रेखा का क्या होगा, बताइए। समलवन रेखा का क्या होगा, तो समलवन रेखा क्या होगा, लवणता होगा, क्या होगा, लवणता होगा, ठीक है। समताप रेखा क्या होगा, बताइए, समताप रेखा। तो समताप रेखा क्या होगा, तो तापमान होगा, क्या होगा, तापमान होगा। समवर्षा रेखा का क्या होगा, बताइए। तो समवर्षा रेखा का क्या होगा, तो वर्षा होगा, क्या होगा, तो वर्षा होगा। और समदाब रेखा का क्या होगा, तो दाब होगा, क्या होगा, तो दाब होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, 2 3 1 4, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, बताइए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, GV.K. राव को कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज की व्यवस्था किसे कहा जाता है, व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो GV.K. राव को कहा जाता है, ठीक है। एक मिनट इसका नहीं, सॉरी, इसका जो सही उत्तर होगा ना आपका B.K.R. मेहता होगा, सॉरी B.K.R. मेहता को कहा जाता है, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी जो है ना B.R. मेहता को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, B.R. मेहता को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता ने पंचायती राज के स्तरीय प्रावधान को लागू करने की जो है ना सिफारिश किया था, ठीक है। और यह समिति जो है 1957 में गठित की गई थी, ठीक है। और इस समिति द्वारा ग्राम पंचायत समिति एवं जिला परिषद गठन करने का प्रावधान रखा गया था। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा कि भारत पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो B.R. मेहता को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आयकर निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, यहाँ पे नहीं पूछा है, बताइए क्या होगा। कह निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता है, कौन नहीं करता, बताइए। तो देखिए स्वयं सहायता समूह करता है, व्यापारी करता है, लेकिन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है ना नहीं करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। और सरकारी समितियां जो है ना करता है, तो A, B और D करता है, लेकिन सी जो है ना राष्ट्रीय कृषि और एवं ग्रामीण विकास बैंक नहीं करता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि भारत सरकार ने कब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसमें मंडल आयोग के नाम से जो है ना जाना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार ने कब द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1979 होगा, ठीक है। तो याद है कि भारत सरकार ने 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, जिसे मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। तो याद रखें कि स्वतंत्रता के दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 56 से 61 तक था। तो कह रहा है स्वतंत्रता के बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से जो है ना राउरकेला इस्पात संयंत्र का जो है ना स्थापना किया गया था, ठीक है। और भारत विश्व में जो है ना कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और चीन कच्चे इस्पात उत्पादन में क्या है तो प्रथम स्थान पे, ठीक है। और भारत क्या है तो दूसरे स्थान पे है। और भारत में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक टिस्को है, तथा दूसरे नंबर पे क्या है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। और यहाँ पे सिंपल पॉइंट याद रखिएगा कि राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो उड़ीसा में है। और किसके सहयोग से स्थापना किया गया, तो जर्मनी के सहयोग से जो है ना स्थापना किया गया, ठीक है। और भिलाई कहाँ है, तो भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और किसके सहयोग से स्थापना किया गया, तो सोवियत संघ के जो है ना सहयोग से स्थापना किया गया, ठीक है। और बोकारो इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो झारखंड में। और किसके सहयोग से स्थापना किया गया, सोवियत संघ के सहयोग से स्थापना किया गया, ठीक है। और दुर्गापुर कहाँ है इस्पात संयंत्र, तो पश्चिम बंगाल में है। और किसके सहयोग से स्थापना किया, दुर्गापुर जो है ना ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना किया गया, ठीक है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे करा कि पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशियन हैंडबुक
जो है ना के लेखक कौन है बताइए? पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलिशन हैंडबुक के लेखक कौन है बताइए? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सबा नकवी है। कौन है? सबा नकवी है, ठीक है। और याद रखिएगा कि हाफ जो है ना, हाफ द नाइट इन गोन किसका है? तो अमिताभ बागची का है। पॉलिटिक्स ऑफ जज किसका है? तो सबा नकवी का है। हु स्टोल्ड माई जॉब किसका है? सुनील मिश्रा का है। द फॉर फील्ड किसका है? माधुरी विजय का है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया किसका है? तो रस्किन बॉन्ड का है। और विटनेस किसका है? तो साक्षी मलिक का है, ठीक है। और ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स किसका है? सुदीप सेन गुप्ता का है, ठीक है। ये सभी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। बाकी डिटेल पीडीएफ आपको भेज देंगे, वहाँ से जो है एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारा जो है ना और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। जो भी पीडीएफ बचा हुआ आपको सारा जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, जितनी भी क्लास हुआ है सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और एक क्लास और बचा हुआ है, एक क्लास जल्दी ही आपको खत्म करवा दिया जाएगा। तो टोटल जो है इसमें 15 प्रैक्टिस सेट था, टोटल जो है ना खत्म हो जाएगा। और टोटल का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग जो है राहुल स्टडी टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें 19,000 प्लस मेंबर, वहीं पर जो है आपका सारा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। तो ये जितने भी पहले क्लास हुआ है सारा आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन जो है ना किस वर्ष किया गया था बताइए? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, 1957 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए? सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है बताइए? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है बताइए? कह रहा है अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपकृष्ट मिट्टी में उगाए जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है बताइए? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मक्का है। क्या है? तो मक्का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जो है जाना जाता है बताइए? कह रहा है 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जो है ना जानते हैं, ठीक है। तो 1992 में ब्राजील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED को पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से जो है ना जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, करा यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, ठीक है। सूची 1 में क्या है? स्वतंत्रता से पूर्व लौ एवं इस्पात उद्योग है और उसका स्थापना है बताइए। कुल्टी जो है ना पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? कुल्टी जो पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है साक्षी। साक्षी जो है ना झारखंड में, इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? ये भी क्या है? तो लौह इस्पात कारखाना है बताइए। तो साक्षी जो है ना झारखंड में, इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? तो साक्षी का स्थापना कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। और भद्रावती कहाँ है? तो कर्नाटक में, इसका स्थापना कब हुआ था बताइए? तो भद्रावती का स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कब हुआ था? सॉरी, भद्रावती का जो है ना स्थापना कब हुआ था बताइए? भद्रावती का यहाँ पे याद रखेंगे, भद्रावती जो है ना कर्नाटक में, इसका स्थापना जो है 1923 में, कब? 1923 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे गलत दिया, 1923 में स्थापना हुआ, देखिए, ठीक है। यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था 1923 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। 1923 में स्थापना हुआ था। और बानपुर पश्चिम बंगाल में है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1937 में स्थापना, 1937 में होगा, ठीक है। यहाँ पे 1939 नहीं, वहाँ पे 1923 कर लीजिए, क्या होगा? 1923 में स्थापना हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा? भद्रावती क्या होगा? 1923 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो है ना कुल्टी बोलेगा तो 1900, जो पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना 1870 में हुआ था। और साक्षी बोलेगा तो स्थापना 1907 में हुआ था। और भद्रावती बोले 1923 में स्थापना हुआ था। बर्णपुर पश्चिम बंगाल में, इसका स्थापना कब हुआ था? 1937 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि 53 में कर रहा है कि निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है बताइए? कर निम्न में से कौन फुटबॉल से संबंधित नहीं है बताइए? कौन नहीं है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दिलीप ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से नहीं है, लेकिन डुरंड कप, DCM कप और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे? फुटबॉल से है, ठीक है। और याद है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी जो है ना भारत की क्या घरेलू क्रिकेट की क्या है? प्रतियोगिता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है गुप्तचर संस्थाएं दिया, यहाँ पे देश दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमिलित इसमें नहीं है बताइए? इसमें कह रहा है कौन सा गलत है बताइए? देखिए, पहला है मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ना किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो इंग्लैंड का है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है ना किस देश की गुप्तचर संस्था? इंग्लैंड का है, बिल्कुल सही है। नाइचो बोलेगा किस देश का? जापान का, बिल्कुल क्या है? तो सही है। अब मुखबरात बोलेगा किसका? कुवैत का, ये क्या है? तो गलत है। मुखबरात जो है ना किस देश का है? तो मिस्र का है। किसका है? तो मिस्र का है, ठीक है, याद रखिएगा, मिस्र का है, ठीक है, मिस्र का है, ठीक है। और आगे मोसाद किसका है? तो इजराइल का है, बिल्कुल क्या है? तो सही है।
और भारत का कौन कौन होता है, तो RAW होता है, IB होता है, और क्या होता है, CI क्या है, तो भारत की जो है ना गुप्तचर संस्थाएं हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। मुखबरात किसका है, तो मिस्र देश का है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल, LOC मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ना, LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा, यहाँ पे देखिए विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया था, बताइए। कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया था, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, 1972 में जो है परिवर्तित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में वीटो शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सुरक्षा परिषद संकल्प को एक वीटो को क्या करता है, रोक सकता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में क्या है, संगठन है, और सूची 2 में क्या है, तो मुख्यालय है। किस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसके बारे में बताना है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, कहाँ है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। और IFAD का मुख्यालय कहाँ है, तो IFAD का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम में है। और नेक्स्ट है CTBT का मुख्यालय कहाँ है, तो CTBT का मुख्यालय कहाँ है, तो वियना में है, ठीक है। और EU का मुख्यालय कहाँ है, तो EU का मुख्यालय जो है ना ब्रुसेल्स में, कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। और याद रखिए यूनिसेफ का जो है ना फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड होता है, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है। और IFAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो IFAD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है। और EU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जो है ना यूरोपियन यूनियन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक और है CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है। तो CTBT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे करा होल्ट मैकेंजी ने भारत में राष्ट्र संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी, बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महलवाड़ी प्रणाली का जो है ना विकसित किया था, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है CSIR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। CSIR का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है। इसलिए जानते हैं फुल फॉर्म जो होता है ना, क्वेश्चन जो फुल फॉर्म का आता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फुल फॉर्म का भी जो है ना जो भी क्वेश्चन रहता है उसको हमेशा याद रखिएगा। तो CSIR का पूर्ण रूप क्या होता है, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और CSIR का स्थापना कब हुआ था, तो 1942 में होता, कब हुआ था, 1942 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक जो है ना उदाहरण है, बताइए। कह रहा हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक स्टोरेज का है। किसका है, द्वितीयक स्टोरेज का है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति को जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG वर्तमान में कौन है, संजय मूर्ति है, जो कौन है, कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर के हैं, ठीक है। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है, कौन है, अमरप्रीत सिंह है, ठीक है। और भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समरिया है, जो 12 में है, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति बी रामासुब्रमण्यम है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, विजया किशोर रहाटकर है, ठीक है। और CBC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो 19वें नंबर के हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 आयोजित किया गया, बताइए। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास 2024 आयोजित किया गया, बताइए। किस देश के बीच हुआ है, तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के बीच हुआ है। किस देश के बीच, इंडोनेशिया के बीच हुआ है, ठीक है। गरुड़ शक्ति बोलेगा भारत इंडोनेशिया के बीच होता है। बिनवेक्स बोलेगा तो भारत वियतनाम के बीच होता है। सूर्य किरण बोलेगा तो भारत नेपाल के बीच होता है। और मालाबार जो होता है भारत जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इन 4 देश के बीच जो है ना मालाबार अभ्यास होता है, ठीक है। काजिंद बोलेगा तो भारत कजाकिस्तान के बीच होता है। बरून बोलेगा तो भारत फ्रांस के बीच होता है। युद्धाभ्यास बोलेगा तो भारत अमेरिका के बीच होता है। अल नगहा बोलेगा तो भारत और ओमान के बीच होता है। और मित्र शक्ति बोलेगा तो भारत श्रीलंका के बीच होता है। और मैत्री बोलेगा तो भारत थाईलैंड के बीच होता है। और होपेक्स बोलेगा तो भारत और मिस्र के बीच होता है। और जिमेक्स बोलेगा तो भारत जापान के बीच होता है, ठीक है। ये सभी एक्सरसाइज जो है ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया, बताइए।
कह रहा हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक शुल्क लगाया है, बताइए कौन सा राज्य लगाया है। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम लगाया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, बताइए कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। तो कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई, बताइए। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन सा है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। नेक्स्ट है आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया, बताइए। आधिकारिक रूप से ब्रिक्स का 10वां अस्थायी सदस्य कौन सा देश बन गया, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया बन गया। कौन बन गया, इंडोनेशिया बन गया है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, बताइए। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जेनी एपेनबेक है। कौन है, जेनी एपेनबेक है। ठीक है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, तो जेनी एपेनबेक है। ठीक है, याद रखिए। और किस देश के हैं, जर्मनी के हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसके लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, नाबालिग के लिए। किसके लिए, नाबालिग के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि छठे राज्य खास सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है छठे राज्य खास सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि केरल ने लगातार दूसरी बार इस सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पर, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और यह सूचकांक जो है ना फसाई द्वारा वर्ष 2019 में जारी किया जा रहा है। यह कह रहा है ना कि यह सूचकांक जो है ना फसाई द्वारा वर्ष 2019 से जो है ना जारी किया जा रहा है, ये भी क्या है, तो सही है। ठीक है। याद रखिए कि जो है ना खास सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है, तो फसाई जारी करता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी क्या है, सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान पे जो है ना अध्ययन किया गया। ठीक है। तो राजस्थान के भरतपुर जिले में जो है ना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान KNP में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और टील कार्बन से तात्पर्य अलवन जल मतलब गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि से संग्रहित कार्बन से है, जिससे वनस्पति, सूक्ष्मजीवों, बायोमास तथा घुले हुए कणिका तथा कार्बनिक पदार्थ क्या है, शामिल है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह 27वां राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक जो है ना 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। कह 27वां राष्ट्रमंडल थानाध्यक्ष बैठक जो है ना 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। CHOGM क्या बोलेंगे, राष्ट्रमंडल थानाध्यक्ष शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया, बताइए। कौन सा देश होगा। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना सी, सामोआ में किया गया। कहाँ किया गया, सामोआ में किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है विश्व की पहली मिस AI कौन बनी, बताइए। विश्व की पहली मिस AI कौन बनी, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, केंजा लाइली बनी है। कौन बनी है, केंजा लाइली बनी है। ठीक है। तो मोरक्को की जो है ना केंजा लाइली को दुनिया की पहली जो है ना मिस AI घोषित किया गया। तो केंजा लाइली कहाँ का है, मोरक्को की है। ठीक है। तो मोरक्को की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस AI घोषित किया गया। ठीक है। और केंजा लाइली ने 1500 से अधिक AI मॉडलों को हराकर दुनिया की पहली जो है ना वर्चुअल ब्यूटी जो है ना पेजेंट जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कर रहा है थोड़ा देखिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, थोड़ा सा हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए कह रहा है हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर लगाने वाला दुनिया का जो है ना पहला देश बना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन पर लगाने वाला जो है ना मतलब कार्बन कर, यहाँ पे कर है। कह रहा है हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क बना है। कौन सा देश बना है, डेनमार्क बना है। ठीक है। तो डेनमार्क वर्ष 2023 से
2030 से जो है ना डेनमार्क वर्ष 2030 से जो है ना पशुपालकों पर उनकी गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए जो है ना कर लगाएगा, और ऐसा करने वाला जो है ना यह विश्व का क्या है, तो पहला देश बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ठीक है, तो करें अंतर्राष्ट्रीय जो है ना ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, तो चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, चलो आगे, चलो चले, चलो सॉरी यहाँ पे चलो आगे बढ़ें, हाँ चलो आगे बढ़ें, जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है, तो ए रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक प्रैक्टिस सेट और बचेगा, इसको जो है ना करवा देंगे, फिर लास्ट में जो है ना एक क्लास में आपको सारा जो है ना रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए सारा जो है ना पीडीएफ के लिए आप लोग मैथ रीजनिंग के लिए पूरा फुल डिटेल पीडीएफ के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए 2 क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला था, आगे बाकी जो है ना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सारा जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो फुल डिटेल पीडीएफ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे जो है ना व्याख्या सहित आपको पीडीएफ 150 क्वेश्चन का जो है ना प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास के बारे में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप लोग कितना मार्क्स आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना क्लास को शेयर कीजिए, और सभी लोग क्लास को जो है ना लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, और जितने लोग नए हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि आपको जब भी क्लास आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।